हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना पाटीदार। वेलकम टू नॉलेज भारती। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पेडोलॉजी या बाल विकास शिक्षा शास्त्र की स्पेशल एमसीक्यू सीरीज जो संविधा शिक्षक वर्ग 3 के लिए चलाई जा रही है, यह सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप यह जरूर देखें और आप पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। उसके बाद आप यह वाला वीडियो भी देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड कीप विजिटिंग नॉलेज भारती। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन ए है कुछ ना सीखना, ऑप्शन बी सीखने में बाधा, ऑप्शन सी बाएं हाथ से सीखना, ऑप्शन डी गलत कौशल सीखना। तो ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कौन सा होगा? कुछ न सीखना, सीखने में बाधा, बाएं हाथ से सीखना या गलत कौशल सीखना। कुछ ना सीखना तो ये तो शून्यात्मक हो गया कि कुछ सीखा ही नहीं है। सीखने में बाधा, बाएं हाथ से सीखना तो ये कोई ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण नहीं है। गलत कौशल सीखना यह भी, तो सीखने में बाधा। अगर कोई नया वाला ज्ञान हम ले रहे हैं जो पुराने ज्ञान के लिए बाधा बन रहा है या पुराना ज्ञान है वो नए ज्ञान में बाधा बन रहा है तो ये ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा जो सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कीमा का मतलब क्या है? पहले ये स्कीमा शब्द किसने दिया है? जीन पियाजे ने स्कीमा शब्द दिया है। अब स्कीमा शब्द का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है खंडन क्रिया विधि, ऑप्शन बी अधिगम विधि, ऑप्शन सी लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना और ऑप्शन डी शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्कीमा किसे कह सकते हैं इनमें से? ऑप्शन ए खंडन क्रिया विधि, तो ये ऑप्शन ए तो हटा ही दीजिए। ऑप्शन बी अधिगम विधि, अधिगम विधि भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना, इसको ही स्कीमा कहा है जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। जो लंबे समय के लिए याददाश्त, जो भी सूचना हम दिमाग में इकट्ठी करते हैं या पैकेट के रूप में एकत्रित करते हैं वो स्कीमा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शिक्षण कौशल का उदाहरण है? जो शिक्षण कौशल है उनमें से इनमें से कौन सा सहायक है या उदाहरण है उनका? ऑप्शन ए है दौड़ना, ऑप्शन बी चढ़ना, ऑप्शन सी कूदना, ऑप्शन डी सीखना। तो ऑप्शन ए दौड़ना, ये तो गत्यात्मक कौशल है। चढ़ना भी गत्यात्मक कौशल है, कूदना भी गत्यात्मक कौशल है क्योंकि हम गति कर रहे हैं इनमें। डी सीखना, शिक्षण कौशल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सीखना। तो निम्नलिखित में से शिक्षण कौशल का उदाहरण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सीखना ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? एक शिक्षक है जो अपनी कक्षा में पढ़ाते समय थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को लागू करने जा रहा है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? यह नहीं पूछा गया है कि जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मैच नहीं है उसे अलग करना है। तो ऑप्शन ए है बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है कि बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन सी है उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने में सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किए जाने चाहिए। ऑप्शन डी जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को लागू करने जा रहा है। तो निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? तो ये ऑप्शन बी में टाइपिंग मिस्टेक थी। जो बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। तो ये खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं है।
क्योंकि उन्होंने थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर इसका प्रयोग किया था और ये थ्योरी आप सबने पढ़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकती है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस स्मृति को क्या कहते हैं? पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता, मतलब वो मांस को देखता है तो उसके मुंह में से लार टपकने लग जाती है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनना, यह स्मृति कौन सी होगी? स्मृति ये किस नाम से जानी जाएगी? ऑप्शन ए है विलोपन, ऑप्शन बी बिना शर्त प्रोत्साहन, ऑप्शन सी अनुकूलित उत्तेजना, ऑप्शन डी तत्परता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुकूलित उत्तेजना। जैसे अब वो कुत्ते के सामने पहले तो 2-3 बार वो मांस रखते हैं, तो उसके बाद उसे आदत हो जाती है कि घंटी बजेगी, मांस आएगा, फिर खाने को मिलेगा। तो वो घंटी के साथ उसका संबंध स्थापित कर लेता है कि घंटी बजी तो अब खाना ही आएगा, तो वो लार खुद से टपकने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, अनुकूलित उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे और उसके मानसिक क्रियाओं के बीच अंतर क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबंधित होता है या प्रतिबिंबित होता है? यह थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी है टॉलमैन संकेत अधिगम, टॉलमैन का जो संकेत अधिगम है वो, ऑप्शन डी है कोहलर का अधिगम सिद्धांत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बच्चे और उसके मानसिक क्रियाओं के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। बच्चे और उसकी मानसिक क्रियाओं के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत प्रतिबंधित है। बताइए किसका है यह सिद्धांत? तो मानसिक क्रियाओं के बीच में संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ये बातें सारी किसने करी है? पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। जो बच्चे और उसके मानसिक क्रियाओं के बीच अंतरक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है, यह सिद्धांत जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नई धारणाओं जो पुरानी धारणाएं हैं और नई धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एक प्रक्रिया जो पुरानी धारणाएं और नई धारणाएं और अनुभव के बीच, ये तीनों के बीच जो संतुलन क्रिया करती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समावेश, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी संतुलन, ऑप्शन डी ज्ञान विघ्न। तो बताइए इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं। जीन पियाजे के हर टॉपिक से, हर सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये जरूर इसकी थ्योरी पढ़े। जीन पियाजे के बारे में आप जो नहीं जानते हैं वो आप पहले इसकी थ्योरी पढ़ ले। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ संतुलन की बात करी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी संतुलन ही हमारा आंसर होगा। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नई धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया करती है, तो वो संतुलन ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक के स्तर की व्याख्या की गई है? एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए, एक शिक्षक के रूप में छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण, जो ब्लूम का वर्गीकरण है, वो कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या करता है? वो संज्ञानात्मक स्तर बताना है जो ब्लूम के वर्गीकरण में है। तो ऑप्शन नंबर ए है विश्लेषण, ऑप्शन बी है संप्रयोग, ऑप्शन सी है समझ और ऑप्शन डी है ज्ञान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। एक शिक्षक ने जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए छात्रों को निबंध लिखने के लिए कहा। तो यह ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है विश्लेषण, ऑप्शन बी संप्रयोग, ऑप्शन सी समझ और ऑप्शन डी ज्ञान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संप्रयोग।
तो एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक स्तर में समप्रयोग की व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए आत्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क या निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्रण, ये ऑप्शन डी है परिकल्पना परीक्षण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक भाषा शिक्षक है जो कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने और व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो यह किसका उदाहरण होगा। बताइए इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं। और भाषा से क्वेश्चन भी बनते हैं, जो भाषा बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं या भाषा सीखने के लिए कौन सी विधि सही रहती है, कौन सी गलत रहती है और कौन सी एज वाले बच्चों के लिए कौन सी विधि महत्वपूर्ण है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक छोटे बच्चे होंगे जिन्हें कविता पढ़ाएंगे तो उनके लिए आगमन विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि निगमन विधि किशोर अवस्था में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है जब तर्क करना सीख जाते हैं। तो ऑप्शन ए आगमनात्मक तर्क हमारा आंसर होगा। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाए जो दो भाषाओं को बोलने वालों की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ है। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। जो बच्चे हैं वो दो भाषाएं बोल लेते हैं तो उनकी क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है। ऑप्शन ए है अवधारणा गठन में सुविधा, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक लचीलापन में सुविधा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमारे देश में कई बच्चे हैं जो एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं और जो बच्चे एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं उनकी क्षमता के लिए कौन सा यहाँ पे सही लाभ है। तो ऑप्शन बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी ही उसके लिए सही होंगे, क्योंकि जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसका संज्ञानात्मक लचीलापन में सुविधा होती है, अवधारणा गठन में भी सुविधा होती है, विश्लेषणात्मक तर्क में भी सुविधा होती है, इसलिए तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगे। ये जो संविधा शिक्षक वर्ग 3 के लिए ये सेशन चलाया जा रहा है, यह सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप इन्हें जरूर देखें और फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप विजिटिंग नॉलेज भारती।